जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम फिर अपने चैनल पर वापस आ गए हैं और आपके लिए स्पेशली क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हम लेंगे और उसमें हम साइंस, ठीक है, विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमारा है SCIENCE, साइंस पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारे जो चैप्टर है वहाँ पर हमने हाईलाइट कर रखे हैं। ये बुक है, ठीक है, SCERT की बुक है और बुक से ही आता है। तो जो इम्पोर्टेंट लाइंस आपकी होंगी उनको हम क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लो हमारी इकाई है सजीव वस्तुएं, दूसरी है वनस्पति जगत, फिर पौधों में प्रजनन, उसके प्रकार, मापन, गति, बल, ये सभी हमको कंप्लीट करवाना है। ठीक, बस 6 इकाइयां हैं SCERT की बुक में। और सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है वो सजीव वस्तुएं आता है। ठीक, कौन सा चैप्टर आता है? सजीव वस्तुएं आता है। अब इसमें क्या पढ़ना है? प्राकृतिक मानव निर्मित वस्तुएं पढ़नी है, ठीक है ना, उनका वर्गीकरण पढ़ना है, अंतर पढ़ना है उनमें, पौधों जंतुओं में अंतर, पौधों और जंतुओं में समानता, और ये वाला। ठीक, तो ये सब हमको पढ़ना है। इस बुक में आपको फालतू का हम कुछ नहीं पढ़ाने वाले। जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताएंगे, वही लिखवाएंगे, जो एग्जाम में आता है और आता रहेगा। 100% गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है ना। 100% लिख कर ले लीजिए। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक मार दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। और नोट्स कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। एक कॉपी, एक नोटबुक ले रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए, और जो जो हाईलाइट वाली लाइंस आएंगी उनको नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखो हाईलाइट कर रखा है, हमारा हेडिंग ये होगा पौधों और जंतुओं में अंतर। ये तो हम सभी जानते हैं पौधों और जंतुओं में अंतर क्या होता है। तो ये देखो, गमनशीलता, लोकोमोशन, है ना। सभी जंतुओं में क्या होती है? गमन करने की क्षमता होती है, मूवमेंट। गमन मतलब मूवमेंट कर सकते हैं वो सभी लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक, मूव कर सकते हैं। और जबकि बहुत से पौधों में क्या होता है? गति होती है ना। बहुत से पौधों में गति होती है भाई। अब छुई के पौधे को आपने देखा होगा, उसको क्या होता है? छुई का पौधा आपने देखा है ना, उसको छूने से क्या होता है? उसकी पत्तियां जो है ना वो सिकुड़ सी जाती हैं, है ना। तो मतलब वो गतिशीलता का प्रदर्शित करती हैं, गतिशीलता को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है ना। उसकी शाखाओं में गति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करते रहना। ये देखो यहाँ पर ये चित्र में, ये पक्षाभीय गति होती है, पक्षमाभी, और ये अमीबा की गति होती है, ठीक है ना। इस तरह से परिसंचरण, पक्षाभीय गति, और ये घूर्णन गति। ठीक, ये एक कोशिकीय जीवों में गति होती है, ठीक है। तो ये तो हमारी एक कोशिकीय जीवों में गति थी। अब शारीरिक संगठन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, बस भैया उसको देखना है, उसको आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक। तो बड़ी मेहनत से हाईलाइट किया है आपके लिए पूरी बुक को, ठीक है। अगर आप नोट करेंगे ना तो आपको 1-2 पेज में ही निपट जाएगा, मतलब छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीरीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? शारीरिक संगठन होता है। सभी जीवों के शरीर का एक निश्चित संगठन होता है। आपने देखा होगा हाथी, घोड़ा, मनुष्य, छिपकली, इन सभी को ना एक बॉडी दी गई होती है, इनका शरीर का एक निश्चित संगठन होता है, ठीक है ना। वह कई इकाइयों से मिलकर बना होता है, जैसे कि क्या है? हाथ, पैर, नाक, मुंह, ये कई चीजें ऐसी होती हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या नोट करने वाला है? ये तो समझा दिया मैंने। आपको लाइन ये लिखनी है, सभी जीवों के शरीर का निश्चित संगठन होता है, जंतुओं की शारीरिक रचना जटिल होती है, और पौधों में क्या होता है? सरल संगठन पाया जाता है ना भैया। पौधों में सरल संगठन पाया जाता है, जंतुओं की शारीरिक रचना जटिल होती है और पौधों में सरल संगठन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जंतु जो हैं, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, ये सभी जीव जंतु है। और पौधों का क्या है? नीचे बीज है, बीज से सीधा जाएगा, फिर टहनियाँ वगैरह निकल जाएगी, बहुत सरल होता है, उसका सरल संगठन होता है। लेकिन अपने लोगों का क्या होता है? जीव जंतुओं का हाथ, पैर, उंगली, नाक, मुंह, हर चीज होती है ना। तो इसी प्रकार से नीचे आएंगे, आप देखेंगे, ये देखो चित्र है आपके सामने, वृद्धि। अब वृद्धि वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी डाल लीजिए। सभी जीवों में क्या होता है? वृद्धि होती है, ठीक है भैया, पहले से ही हमने हाईलाइट कर रखा है, ठीक। आगे बढ़ो। सभी जीवों में क्या होता है? वृद्धि होती है, और जंतुओं में वृद्धि परिपक्व होने तक पाई जाती है। उसके बाद केवल कुछ विशेष भागों परिस्थितियों में वृद्धि होती है। इसको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? सभी जीवों में वृद्धि होती है, और पौधों में वृद्धि लगभग सारे जीवन होती रहती है, आपको ये लिखना है, ठीक।
सभी जीवों में वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि लगभग सारे जीवन होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोषण की बात करते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश की होती, और प्रकाश, और उसको पूरा बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना भाई, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक। और जंतु जो क्या होता है, जंतुओं को भोजन के लिए क्या करना पड़ता है भाई, पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। अपने लोग जो जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य है, ये सभी लोग क्या है, पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे अपने लोग क्या है, फल वगैरह खाएंगे, कोई सब्जी खाएंगे तो फसल उगानी पड़ती है ना, तो पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन पौधे क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जिसमें कि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है उन्हें। चलो आगे देखो, फालतू की बातें मत करो ज़्यादा, श्वसन पे आ जाइए, ठीक है ना, श्वसन पे आ जाओ। श्वसन पे क्या है, रेस्पिरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों में श्वसन होता है, ठीक, सभी जीवों में श्वसन होता है, सभी लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, इसको छोड़ो। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ये दो प्रकार के श्वसन होते हैं। चलिए अगला बात करते हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन की बात करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। मलमूत्र के द्वारा जब हम अपशिष्ट पदार्थ, अपचित पदार्थ, बेकार पदार्थ जो होते हैं उसको बाहर निकालते हैं तो उसको उत्सर्जन कहते हैं। उत्तेजनशीलता, यहाँ पर देखो हमने क्या हाईलाइट कर रखा है, उत्तेजनशीलता। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के कारण उत्तेजनशीलता होती है। वैसे सभी जीवों में उत्तेजनशीलता का गुण जीव द्रव्य में पाया जाता है। इसी गुण के कारण सर्दी, गर्मी व रासायनिक पदार्थों आदि जैसे उद्दीपनों का बोध होता है। निर्जीव पदार्थों में यह गुण नहीं पाया जाता है। क्या, जो निर्जीव पदार्थ है जिसमें जीवन नहीं होता, मेज, कुर्सी, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी बाइक वगैरह हो गई, क्या इन सब में इनको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है? नहीं लगती है, इनका अनुभव नहीं होता इनको। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई इनमें तंत्रिका तंत्र, ठीक समझ रहे हो, हाँ जी, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के कारण ही उत्तेजनशीलता का अनुभव होता है। ठीक, चलो आगे देखो, प्रजनन की बात करते हैं। अब हर जीवधारी अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता रखता है। ठीक है भैया, हर जीवधारी जिनके पास जीवन है, ठीक, वो क्या करते हैं, अपने जैसी संतान पैदा करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि जितने भी जीव जंतु हैं, गाय, भैंस, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, पशु पक्षी जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रजनन करना। और प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। ये भी अलग से पूछ लेता है प्रश्न। प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। जीवन चक्र क्या होता है? चलिए देखो, प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित जीवन होता है जिसमें एक चक्र के रूप में कुछ अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे अंडा, शिशु अवस्था, प्रौढ़ावस्था, अंत में मृत्यु। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो जीवधारी होते हैं, ठीक है, जिनमें जीवन होता है, वो पहले अंडा के रूप में होते हैं ना, एक अंडज बनता है, फिर शिशु अवस्था होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था होती है, और अंत में हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक, आगे देखो, यहाँ पर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लिख रखा है पहले से ही आपके लिए। देखो कितनी मेहनत से, कितने अच्छे से, बहुत टाइम लगा है, बहुत दिनों बाद आए हैं चैनल पर, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट कराएं। आपको पता है डीएलएड में कितना ज़्यादा फेल होते हैं बच्चे। अभी जो 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है, 60% बच्चा ही पास हुआ है। 60 से 62-65 के बीच में बच्चे पास हुए हैं। ठीक है ना, 76,000 बच्चे में से 45,000 पास हो रहा है, बाकी फेल हो रहा है। 33,000 बच्चे फेल होते हैं। अब समझ रहे हो? आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी एक लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, आपको इसी चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। चलो उनको छोड़ो,
आगे की बात आगे करेंगे, पहले ये देखो आकृति आकार, ठीक है ना, आकृति आकार रंग रूप संरचना आवास संबंधी लक्षणों में सब परिवर्तन जो सजीव को पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन किसे कहते हैं? देखो आकृति आकार साइज के अनुसार, रंग रूप संरचना आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को, मतलब जिसमें जीवन होता है उसको पर्यावरण में क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जीवित रहने में जो सहायक होता है उसको अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की सहायता से ही हम लोग जीवित रहते हैं इस एनवायरनमेंट में। अगर गर्मी है तो हमने हल्के कपड़े पहन लिए, अगर सर्दी है तो क्या करेंगे, अगर सर्दी है तो भैया हम जैकेट पहन लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलन योग्य हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा परिवर्तन कर लेते हैं अपने लक्षणों में। और आगे देखो, ये छोड़ो 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 इनको छोड़ो इनको छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन भाई। देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लो, है ना, उससे क्या होएगा भैया कि आपको पता चल जाएगा हमारी वीडियो कब आ रही है कब नहीं आ रही है, जो भी न्यूज़ आती है आपके लिए, ठीक है, तो वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देते हैं। क्विज चलती रहती हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना पड़ेगा। हम लगातार हर दिन चलाते हैं, शायद ही कभी छूट जाए, वरना हम हर दिन चलाते हैं। आज ही हमने कई सारे प्रश्न पूछे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, @शिवान सर नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आगे देखो, जैसे कि मछली में श्वसन के लिए क्या होता है, जलक्लोम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर छोड़िए, मछली में श्वसन के लिए क्या होता है, जलक्लोम होते हैं। तैरने के लिए क्या होता है, सारा शरीर जो होता है ना वो धारा देखी तो चपटे पंख होते हैं। मछली में श्वसन के लिए क्या होता है, जलक्लोम बोलते हैं जिसमें वो होते हैं। और तैरने के लिए जो मछली तैरती है उसके लिए क्या होता है, धारा रेखित शरीर होता है, ठीक है ना, उसमें धारा रेखित, समझ रहे हो, ठीक। मछली देखी होगी आपने, और चपटे पंख होते हैं उसके। शरीर को सड़ने से बचाने के लिए मछली के शरीर में जलरोधी शल्क पाए जाते हैं, ठीक है ना। मछली का शरीर, मछली की बॉडी कहीं सड़ ना जाए, इससे बचने के लिए मछली के शरीर में जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। मछली में गर्दन का अभाव होता है, मतलब मछली की गर्दन ना के बराबर होती नहीं, ठीक है, अभाव मतलब ना होना। आंखों पर निमेशक पटल होती है मछली के, और सभी लक्षण मछली को जल में रहने के लिए आवश्यक हैं। ये सारे लक्षण होने चाहिए मछली को जल में रहने के लिए, ठीक है ना। एक मछली जल में इसीलिए रह सकती है क्योंकि उसके पास धारा रेखित शरीर है, चपटे पंख हैं, जलरोधी शल्क हैं, जलक्लोम है, आंखों पर निमेशक पटल है, ठीक। इस वजह से मछली पानी में जीवित रह सकती है। चलो भैया, इसलिए हम लोग नहीं रह सकते, हमारा है ही नहीं धारा रेखित शरीर। क्या आपकी आंखों पर निमेशक पटल है? नहीं सर। क्या आपके जलक्लोम है? नहीं सर। तो फिर कैसे रह सकते हो भाई? चपटे पंख हैं हमारे? नहीं है, तो नहीं रह सकते। अच्छा, जलीय पौधों में क्या लक्षण होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। जलीय पौधों में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट नोट कर लीजिए। मैं समझा रहा हूँ, समझ लेना, और जो लिखा है वो नोट कर लो, जितना हाईलाइट है बस वही नोट कर लो। जलीय पौधों में शरीर कोमल और कमजोर होता है, कई बार आ चुका है और अभी भी आने वाला है, चांसेस है कि ये आए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि जलीय पौधों के क्या लक्षण है, जलीय पौधों की विशेषताएं बताएं, जलीय पौधों के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक। तो जलीय पौधों में शरीर कोमल होता है और कमजोर होता है। आपने देखा होगा ना जलकुंभी वगैरह के पौधे, कुमुदनी कमल के पेड़ देखा होगा, सिंघाड़े देखे होंगे। सिंघाड़ा तो आपके तालाब में होता होगा अगर आप गाँव से हैं तो पत्तियाँ पतली होती हैं, कटी फटी होती हैं, आपको ये लिखना है। जलीय पौधों में शरीर कोमल कमजोर होता है, पत्तियां पतली कटी फटी होती हैं, पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है, रंध्र नहीं होते, छेद वगैरह, ठीक है ना। जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है, जो जड़ होता है, जड़ का जो हिस्सा होता है वो बहुत कम विकसित होता है। तना पर्णवृंत पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं, ठीक। तना पर्णवृंत पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, क्यूटिकल जिसको बोलते हैं ना। जो जलीय पौधे होते हैं इनके सभी भागों पर क्या होता है, जलरोधी मोम होता है, जो इनको पानी में सड़ने से बचाते हैं। इसीलिए जल में जो पौधे उगते हैं ना, जो जल वाले पौधे से सिंघाड़े वगैरह, इनकी पत्तियां इसीलिए नहीं सड़ती क्योंकि इस पर एक मोम की त्वचा पाई जाती है, जलरोधी मोम पाया जाता है, जिस पे कि पानी का कोई प्रभाव नहीं होता। समझ रहे हो? जैसे कि कुमुदनी, कमल, हाइड्रिला, सिंघाड़ा, सेजिटेरिया, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो जलीय पौधे कहलाते हैं। चलिए भैया,
आज हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवा के ही मानेंगे। मरुस्थल भी स्थलीय वातावरण का एक रूप है। ठीक, ये लाइन आप नोट कर लीजिए। मरुस्थल भी स्थलीय वातावरण का एक रूप है। तो भैया आगे देखिए, जंतु का नाम पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, BIP, ठीक है, क्वेश्चन BIP क्वेश्चन है भैया आपके लिए। मरुस्थल भी स्थलीय वातावरण का एक रूप है, कैसे बताएंगे? अब क्या क्वेश्चन है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले किसी पौधे या जंतु का नाम। भाई कई बार पूछा गया है, पूछ भी सकता है, 1-2 नंबर में, 1 नंबर में ही आते हैं अधिकतर ऑब्जेक्टिव या अति लघु में, कि मरुस्थल में पाए जाने वाले किसी पौधे या जंतु के नाम बताओ, या 2 पौधे या 2 जंतु के नाम, 3 पौधे 3 जंतु। तो देखो जंतुओं की अगर बात करें, ठीक है ना, इसको पहले थोड़ा इरेज कर दे, नहीं होगा। जंतुओं के नाम अगर बात करें तो ऊंट, गिरगिट, छिपकली, ठीक है ना, छिपकली याद रखियो, छिपकली, गिरगिट, ऊंट। ऊंट तो हम सभी जानते हैं मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट होता है, तो रेगिस्तान में ऊंट चलता है, ऊंट मरुस्थलीय जीव है, जंतु है। गिरगिट भी, ये मत समझना ये जो गिरगिट है, खुड़खुड़ुआ वगैरह जो होता है ना, छिपकली की तरह दिखता है वो, तो गिरगिट ये मत समझना कि गिरगिट हमारे पेड़ों पे पाया जाता है, ठीक है, बाहर में झाड़ में, नहीं, गिरगिट भी एक मरुस्थल में पाया जाने वाला जंतु होता है। छिपकली ये मत समझना हमारे घरों में छिपकली पाई जाती है वही छिपकली, नहीं बाबा, मरुस्थलीय छिपकली बहुत खतरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है भाई, बहुत बड़ी होती है। पौधे का नाम पूछ लेता है तो नागफनी, बबूल, खजूर। अब ये मत समझना ये अपने इलाके में होते ना, बिल्कुल ना भाई, नागफनी, बबूल, खजूर ये होते हैं पौधे के नाम, तो याद कर लो। जंतुओं के नाम याद कर लो, मरुस्थलीय, हेडिंग डालना मरुस्थलीय पौधे के नाम, मरुस्थलीय जंतुओं के नाम। तो आगे आपके सामने लिखे हैं ऊंट, गिरगिट, छिपकली, मरुस्थलीय जंतु के नाम, हेडिंग डालना मरुस्थलीय पौधे के नाम, तो आप लिख देना नागफनी, बबूल, खजूर। अब कुछ प्रॉब्लम भी आती होंगी भाई, इन प्रॉब्लमों के बारे में देख लो, देख लो, देख लो। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक भाई, अगर हम रेगिस्तान में रहें तो हमको बहुत मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, है ना भाई। तो क्या क्या मुसीबतें होंगी कि पानी की कमी हो जाएगी, तेज धूप, गर्म बालू, अरे बाप रे, कैसे रह पाएंगे यार, पानी की कमी होती ना रेगिस्तान में, कहाँ रखा पानी भाई, मरुस्थल में, ऊसर बंजर में कहाँ पानी रखा। तेज धूप होगी, गर्म बालू होगी, रेत ही रेत होगी, कांटेदार शुष्क पेड़ पौधे होंगे, हम तो फट जाएंगे अच्छे से। चलिए, और ऊंट के शरीर में अधोलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी? ऊंट के जो खुर होते हैं वो गद्दीदार एवं तलवे चौड़े होते हैं, इससे इसका पैर रेत में धंसता नहीं है। पानी मिलने पर एक बार में लगभग 50 लीटर तक पानी पी जाता है। ऊंट लगभग 10 दिन तक पानी पिए बिना जीवित रह सकता है। ऊंट के पैर कैसे होते हैं? ऊंट की विशेषता है, ऊंट के खुर होते हैं गद्दीदार, तलवे चौड़े होते हैं, इससे इसका पैर रेत में धंसता नहीं है। पानी मिलने पर एक बार में लगभग 50 लीटर तक पानी पी जाता है। ऊंट लगभग 10 दिन तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। पानी की कमी होने पर यह लगभग आधा लीटर, ठीक है ना, कितना, आधा लीटर मूत्र त्याग कर देता है। अरे बाप रे। ऊंट को पसीना नहीं आता है, याद रखना, ऊंट को पसीना नहीं आता है और वातावरण के ताप और शरीर के ताप में अंतर कम करने के लिए अपने शरीर का ताप बढ़ाकर लगभग 42 डिग्री कर सकता है। अब ये देखो ऊंट कितना वैसा आदमी है, वो जंतु है, सॉरी। ऊंट को एक तो पसीना नहीं आता और वातावरण जो हमारे इन्वायरमेंट का, उसके पर्यावरण का जो टेम्परेचर है, ताप है, ठीक है ना, तो शरीर के ताप में अंतर कम करने के लिए अपने शरीर का ताप बढ़ाकर लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकता है। ऊंट के कुबड़ में भोजन संग्रहित रहता है, विषम परिस्थितियों में यहीं से संग्रहित भोजन का उपयोग करता है। आपने देखा ऊंट का एक कुबड़ होता है निकला हुआ ऊपर पीठ की तरफ, उस समय वो अपना भोजन इकट्ठा कर लेता है और जहाँ भोजन की कमी होती है वहां पर वो अपना भोजन खा लेता है उसी से निकाल के, ठीक। अब मरुस्थलीय कंटीले पौधों को खाकर आसानी से जीवित रह सकता है। ऊंट क्या करता है, जो कांटेदार जो पौधे होते हैं उनको आराम से खा लेता है भैया, ना हम खा पाएंगे ना तुम खा पाओगे, ना हमारे बैल घोड़े गधे खा पाएंगे, ये है ना, अपने जानवर नहीं खा पाएंगे, लेकिन ऊंट खा लेता है कांटेदार पौधे वगैरह, समझ रहे हो। तो इतना तो हमने आपको बता दिया है जी।
चलो चैप्टर कंप्लीट ही करवा देते हैं, पूरा चैप्टर यार। हमारे होते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप भी कहोगे कोई टीचर मिले थे। फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी वीडियो की लंबाई कम हो सकती है, 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी ये, 25-26 की, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि और भी चैनल होंगे जो 1.5 2 घंटे की लाइव क्लास लेते हैं। लेकिन भैया देखो एक बात बताएं, और 1 घंटे की लाइव क्लास में हम इतना नहीं करवा सकते। आपके पास भी टाइम की कमी है और समय बहुत ही कीमती है, आपका भी हमारा भी। तो ये जो चैप्टर मैंने आपको हाईलाइट किया है ना, पूरा अच्छे से समझाया है डिटेल में, बढ़िया से क्लियर करके, तो इतना ही मैं आपको 25 मिनट में बता रहा हूँ, आधे घंटे में। और मैं अगर चाहूँ, मेरे पास तो फिलहाल अभी साधनों की कमी है ना, कंप्यूटर वगैरह है नहीं, लैपटॉप मोबाइल से ही बनाते हैं, एडिट करते हैं आपके लिए। तो अच्छा माइक भी नहीं है जो आपको अच्छी क्वालिटी दे पाएँ। फ़िलहाल जितना हो सकता है उतना आपके लिए हम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो सपोर्ट दिखाइए अपना भी थोड़ा, नया चैनल है। और अब हम रेगुलर स्टार्ट क्लास करेंगे, आपका जो भी कोर्स वगैरह है ना हम कंप्लीट करवा देंगे, और टेंशन वाली बात नहीं है, सीरीज़ भी करवाएंगे आप बताएंगे तो। चलो पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं कि अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने जानवरों के बारे में पूछा, जंतु जो थे ना उनको क्या प्रॉब्लम थी, और मरुस्थल में जो वो पौधे वगैरह होते हैं इनको क्या प्रॉब्लम होती है, पेड़ पौधों को। तो पानी की कमी देखो होती है, सूर्य का तेज प्रकाश होता है, और दिन के समय उच्च तापमान होता है, ये आपको पता ही होगा। चलो आगे देखो, तना मासल चपटा हरा स्पंजी हो जाता है, जो भोजन बनने के साथ जल संचित करने का कार्य करता है। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनका तना कैसा होता है, मासल चपटा हरा और स्पंजी हो जाता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ जल को भी इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे कि नागफनी, पत्तियाँ तथा तनों की सतह पर क्यूटिकल पत्तियां कांटों एवं सल के रूप में पाई जाती हैं, जैसे नागफनी कैक्टस सतह पर। कुछ पौधों की पत्तियां मासल होती हैं और इनमें जल संग्रह होता है, जैसे कि घिक्वार। ठीक, आगे देखो, पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं, इसमें बाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कि कनेर। कनेर भी हमारा मरुस्थलीय पौधा है। नागफनी कैक्टस कनेर घिक्वार सतावर ये मरुस्थलीय पौधे हैं, याद रखिए। अभी एक्सरसाइज आएगी तब पूछेंगे आपसे। कुछ ऐसे जंतु के नाम बताओ जो हवा में उड़ते हैं, बताओ भैया। कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते हैं और इनके उड़ने हेतु शरीर में अनेक प्रकार के अनुकूलन होते हैं, जैसे कि कीटों में उड़ने होते अनुकूलन। कीट अकशेरुकी प्राणी है और इसकी विशेषताएं क्या है, कीटों में 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं। कीटों में शरीर छोटा हल्का होता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है, इसी कारण इसका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे कि तितली मधुमक्खी घरेलू मक्खी। तितली मधुमक्खी घरेलू मक्खी, समझ रहे हो भैया। तितली मधुमक्खी घरेलू मक्खी क्या है, कीट हैं, ठीक है ना। कीट अलग होता है, कीट भी उड़ते हैं पक्षी भी उड़ते हैं। कीट हल्के होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, शरीर छोटा हल्का होता है, हवा निकलती रहती है, ठीक। और आकशेरुकी प्राणी होते हैं ना। और पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन क्या, सभी पक्षी क्या है, कशेरुकी प्राणी हैं और इनका शरीर नौकाकार धारा रेखित होता है। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। आगे वाले जो पैर होते हैं वो पंख में बदल जाते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। अस्थियां इनकी खोखली होती है, मजबूत तथा वायु से भरी होती है, जिनसे इनका शरीर हल्का हो जाता है। अब जो पक्षियों का जो अस्थि हड्डियां होती है ना, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती है, मजबूत होती है और हवा से भरी होती है, और इनका शरीर हल्का हो जाता है, फुर्र से उड़ जाते हैं ये, है ना। चलो आगे देखो, हमारा चैप्टर कंप्लीट हमने करवा दिया भाई। अब कोई नहीं बोलेगा सर, चैप्टर हमने करवा दिया कंप्लीट। फेफड़ों से वायु कोष जुड़े होते हैं, इनमें हवा भरी होती है, उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं, जैसे कि तोता, गौरैया, कबूतर, कौवा, फाख्ता। ठीक, कंप्लीट हो गया भैया चैप्टर। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक, 25-26 मिनट में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपको एक्सरसाइज भी दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर क्या है देखो, दिया हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया था सजीव वस्तु है, क्या है, गिलास, साइकिल, गिलहरी, फिटकरी का क्रिस्टल। देखो भाई, सजीव वो होता है जिसमें जीवन होता है, जो गति करती हैं। तो साइकिल गिलास में नहीं होता है तो ये हटाओ इसको। गिलहरी है ना, गिलहरी में तो जीवन होता है भाई, सजीव है। मरुस्थल में पाए जाने वाले निवास करने वाला जंतु है, सर्प नहीं, कबूतर भी नहीं, गाय भी नहीं, छिपकली, मैंने बताया था ना अभी, छिपकली, तो छिपकली है। ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित में से सत्य सत्य को छांटिए। खजूर कैसा है, मरुद्वीप पौधा है, बिल्कुल सही। बाकी कुमुदनी स्थलीय नहीं भाई। गड्ढा खोदने के लिए उपयुक्त प्राणी चूहा है नहीं। आगे देखो,
खालिस्तानी पूर्ति। अमीबा में क्या होता है? सीलिया, कूटपाद, पाद गति। तो कूटपाद गति होती है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। और जीवन चक्र का उदाहरण है सजीव, निर्जीव या जनन? सजीव, ठीक। और बाकी के ये जो है हमने आपको पूरा कंप्लीट करवा ही दिया है भैया। देखो एक काम करिए ना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करेंगे ज्वाइन, अब हम आपको अच्छे से ज़रा बता देते हैं। देखो टेलीग्राम पर आप क्या करेंगे, टेलीग्राम अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली और @SHIVANSH नीचे वाला डैश जो ऐसे जुड़कर बनता है ना, अंडरस्कोर बोलते हैं इसको, SIR। तो ये जो हमारा है ये हमारा यूज़र नेम है। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है @शिवान सर, ठीक है ना, सर्च करेंगे आ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, जुड़ जाइए चैनल से, आपको वीडियो मिलती रहेंगी देखने को, पता चल जाएगा कब आएगी कब नहीं। कोई भी ज़रूरी बात होती है हम आपको वहाँ बता देते हैं, तो आपको प्लीज़ ज्वाइन कर लेना है। वीडियो को एक लाइक कर देना है, प्यारा सा लाइक कर देंगे, क्या कर देंगे, एक लाइक कर देंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए उनको हमारे चैनल के बारे में। और अगर आपने अभी तक भैया सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए, PLZ प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती रहेंगी वीडियो बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ना। फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 1000 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, बस जितने भी देख रहे हैं ना, अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ और अच्छे नंबर लाओ और अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते, तो एक बात याद रखना, हम 1 घंटे की क्लास ना ले पाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आधे घंटे में आपको 1 घंटे का पढ़ा देंगे। तो ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ, फालतू का 1-1.5 घंटा वेस्ट करने से अच्छा है हमारी आधे घंटे की वीडियो देख लो। अगर अच्छा ना लगे तो बताना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, है ना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।